गुड इवनिंग सर। किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आने में? कुछ आज रिफ्लेक्शन ज्यादा दिख रहा है क्योंकि अंधेरा भी है बाहर और लाइट ऑन है, तो अगर कुछ नजर नहीं आता है तो एट ए टाइम आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है? नहीं सर, सब बराबर है। तो बराबर है। चलो, तो लास्ट टाइम अपन ने जो चैप्टर था तुम्हारा चैप्टर 4 कंप्लीट कर दिया होगा सर ने, ठीक है? लास्ट एक्सरसाइज बाकी थी, थर्ड एक्सरसाइज अपन ने कर ली थी, उसका एक क्वेश्चन तो सर ने करवा दिया होगा तुमको। अभी आज अपन चैप्टर नंबर 14। सर का पीरियड ही नहीं आया तो क्या पढ़ा तुमने लास्ट क्लास में मैथ्स की? आपका ही था सर। आपका ही था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, तो अभी एक्चुअली ये है कि सर ने मेरे को बोला है चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने के लिए, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 14 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वो जो पोर्शन बाकी रह गया है वो शायद सर को ध्यान में नहीं है, शायद कि वो पोर्शन अभी तक थोड़ा सा बाकी है, वो पोर्शन शायद सर को ध्यान नहीं होगा, तो मैं सर को थोड़ा सा वो चीज बता दूंगा, तो वो सर अगर करवाएंगे तो वो सर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो अपना एक क्वेश्चन जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जो लास्ट क्वेश्चन, एक तो वो टेम्परेचर वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा वो बाकी रह गया था और लास्ट की एक्सरसाइज बाकी रह गई थी। हालांकि वो बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ आधे घंटे का काम है, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो सर की क्लास नहीं आई है, इससे शायद सर को ध्यान नहीं होगा कि वो वाला क्वेश्चन छूटा हुआ अपना, कि वो एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और वो दो नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज में भी अपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा वो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसमें 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो सिर्फ आधे घंटे का पोर्शन वो बाकी है, तो मैं सर को बता दूंगा कि वो पोर्शन अगर नेक्स्ट टाइम जब भी सर क्लास लेते हैं या मैं लूंगा तो मैं ही बोल दूंगा कि सर मैं कंप्लीट करा देता हूँ। पर आज अपन चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करें, ठीक है? चैप्टर नंबर 14 कौन सी? चालू करें ना। चैप्टर नंबर 14, हाँ। तुम्हारा 4.4 बाकी है, आई नो दैट। सर को वो ध्यान में नहीं है, इसलिए शायद सर ने आज मेरे को, मुझे लगा कि सर की क्लास हुई होगी, मैंने जो क्लास की उसके बाद में सर की क्लास हुई होगी और सर ने वो पोर्शन कंप्लीट करा दिया होगा, मुझे ऐसा लगा था। बट सर ने शायद वो तुम्हारी क्लास नहीं हुई है सर की, तो शायद सर ने वो पोर्शन नहीं कराया है, ठीक है? तो अपन क्या करेंगे, मैं एक बार सर को थोड़ा सा बता दूंगा, सर जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे तो तो या तो वो सर पोर्शन को कंप्लीट करा देंगे, या जब भी मेरी क्लास आएगी तो मैं ही कंप्लीट करा दूँ, ठीक है? तो उसकी चिंता मत करो आप लोग। आज अपन चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा है चैप्टर नंबर 14? स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? काफी इजी चैप्टर है। जो मैथ्स में कमजोर है बच्चे, जिनको मैथ्स मॉन्स्टर जैसा लगता है, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर। तो प्लीज इस चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो बहुत ध्यान से पढ़ना। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा याद करने जैसा या कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है या कुछ ज्यादा दिमाग लगाने जैसी चीज नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 14 अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? अभी स्टैटिस्टिक्स अपन ने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बताओ मुझे जरा। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 या स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या सुना है? चैप्टर 14 सर हमारे स्कूल में चैप्टर 15 करा था, चैप्टर 14 का थोड़ा थोड़ा पता है। चैप्टर 14 का थोड़ा थोड़ा पता है, कोई बात नहीं, चैप्टर 14 का थोड़ा थोड़ा पता है। तो आपका एग्जाम है 15 में। अच्छा, हमारे सर ने कहा ये 14 चैप्टर का ही दूसरा बात है। ओके। तो पहले तो मुझे बता दो, सबको क्लियरली नजर आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। क्या दिख रहा है थोड़ा? यस सर। चलो ठीक है, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है? डार्क ही लिखूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? तो चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स एक मैथ्स की ब्रांच है, ठीक है? मैथ्स का पूरा एक पर्टिकुलर पोर्शन कवर अप करता है, जिसके अंदर अपन डेटा के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डेटा क्या है, किस चीज को अपन डेटा बोल रहे हैं? सर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं क्या अपन, जो आप डेटा का नाम ले रहे हो? बिल्कुल कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं अपन, बस हाँ, कंप्यूटर या सब्जेक्ट हो या मैथ्स हो, दोनों में इस डेटा का जो मतलब होता है वो सेम होता है, दैट इज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन,
भाई किस टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप, किस टाइप का कलेक्शन है ये इंफॉर्मेशन बेस्ड डेटा किसको कहते हैं? डेटा दैट इज ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन आप उसको बोल सकते हो। तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपन इसी के बारे में पढ़ते हैं, डेटा के बारे में ही पढ़ते हैं। ये डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। अभी तक किस तरीके की इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, किस तरीके का डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके का इंफॉर्मेशन अपन कलेक्ट कर रहे हैं? तो कुछ भी हो सकता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल सिर्फ साथ में लेके चलता हूँ। जैसे एक डेटा, जैसे स्कूल जो होता है, जैसे आपका पर्टिकुलर स्कूल होगा, तो स्कूल क्या करता है? अपने हर स्टूडेंट की एक इंफॉर्मेशन रखता है। ठीक है, क्या क्या रखता होगा कि सबसे पहले पूरी स्कूल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये जो सब चीजें लिख रहा हूँ, ये जो सारे हैं ना, वो एग्जाम्पल है किसके? डेटा के, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन के। तो ये इन्फॉर्मेशन किस तरीके की हो सकती है? कुछ इस तरीके की हो सकती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं पूरी स्कूल में। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, ये तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए इन स्कूल। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। एक एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एज ग्रुप के भाई एज ऑफ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है? हाइट ऑफ स्टूडेंट, हाइट ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन कहलाता है इसी टाइप का। ये तो अपन स्कूल की बात कर सकते हैं, स्कूल के बाहर देख लो कहीं पर भी। ठीक है, न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर अलग अलग न्यूज़ेस अपन को प्रोवाइड कर रहा है, वो भी एक टाइप का इंफॉर्मेशन है, वो भी एक टाइप का डेटा है। ठीक है, तो ये सारा अपन जो मेनली डेटा की बात करेंगे वो कुछ इस टाइप का डेटा होगा, नंबर के अंदर होगा वो डेटा हमेशा। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपन इसी डेटा को भाई, ये तो एग्जांपल हो गया। ठीक है, इस डेटा को कलेक्ट करके करना क्या है अपन को? क्या करना है इस डेटा का? क्या करूं मैं? इस डेटा को अपन सिस्टमेटिक वे में सेव करेंगे, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे इसका? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने से क्या होगा? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करने से क्या होगा कि अपन किसी भी डेटा को बहुत इजीली स्टडी कर पाएंगे। अभी मेरे पास अगर स्कूल में कहीं कोई स्कूल में कोई बाहर से विंग आ गई, कोई फ्लाइंग आ गई कि भाई चेक करने के लिए आ गए, तो अभी एक बात बताओ, एट ए टाइम प्रिंसिपल या टीचर्स क्या टीचर बच्चे काउंट करने बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। वो एक क्लास वाइज पूरा एक ब्रोशर बना के रखेंगे, क्लास वाइज सब बच्चों के नाम के साथ में नंबर, टोटल नंबर सब लिखा हुआ होगा। तो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं? डेटा के बारे में रीड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके उसको इजीली अपन स्टडी करने लायक बनाते हैं। ठीक है, तो यही होता है मैथ्स का ये पूरा ब्रांच। पर मैथ्स में सर अभी तक मैथ्स में इसका क्या यूज है, या मैथ्स में अपनी मैथमेटिक्स के साथ तो कभी तक कुछ बताया नहीं है, तो सब पूरा आपको लिटरेचर जैसा पार्ट दिख रहा है, या एक सिंपल सा न्यूज, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जैसा दिख रहा है। अभी ये लिख लो एक बार एग्जाम्पल वाइज में। ठीक है, तो अपन फिर उसके बाद में तुमको बताऊंगा कि मैथ्स में अपन क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में इस डेटा का क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो एक बार ये एग्जाम्पल के लिए लिख दो एक बार ऐसे एज इट इज फटाफट से।
लिख लिया सबने? यस सर। स्टूडेंट ठीक है, अभी थोड़ा सा अपन इसी के बारे में स्टडी करेंगे, फिर मैथ्स में इसका क्या यूज है, क्या अपन निकालते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, एवरेज क्या होता है, मीन के बारे में पढ़ेंगे, मोड के बारे में पढ़ेंगे, मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी जो होती है वो एक तरीके की सेंट्रल टेंडेंसी होती है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल के साथ में आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाओ और जो चीजें लिखनी है वो लिखते जाओ। ठीक है, अभी अपनी बुक के अकॉर्डिंग, अपनी बुक के अंदर 10th क्लास में सेम यही चैप्टर इसी नाम से, सेम यही चैप्टर इसी नाम से है, बस थोड़ा सा ज्यादा सॉल्यूशन उसमें ज्यादा, फॉर्मुलेज है उसके अंदर ज्यादा है, बस थोड़ा सा इससे एक लेवल अप है। ठीक है, पर इस क्लास में बहुत ही बेसिक है, जैसे आपके पास एक तरीके से मान लो कि स्टैटिस्टिक्स का ABCD अपन अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ ज्यादा करने का नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन एक बार कर लोगे तो पूरा चैप्टर आराम से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया, कोई भी डेटा अपन जो कलेक्ट करते हैं वो 2 तरीके से अपन को प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, वो उसको क्लासिफाई अपन करते हैं, प्राइमरी डेटा, डेटा जो हो सकता है प्राइमरी डेटा, और दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी डेटा। अभी प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कि आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला। ठीक है, क्या आपको मैथ्स का एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला और आपको ये बोला गया कि क्लास वाइज आपके स्कूल में जितने भी क्लासेस है, नर्सरी से लेकर 12th तक जितने भी क्लासेस है उन और जितने भी सेक्शन है डिफरेंट, हर क्लास में जाके आपको इंडिविजुअली सबसे क्या करना है, उनका नाम। ठीक है, जैसे आप खुद जाके प्राइमरी डेटा का एग्जांपल बता रहा हूँ कि प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखना है, डेफिनेशन किसी काम की भी नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि प्राइमरी डेटा अगर बोला जाए तो वो चीज क्या होती है। आपसे टीचर ने क्या किया कि आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया। ठीक है, ग्रुप प्रोजेक्ट में आप हो सकते हो 2 जने हो, 3 जने हो, कोई भी हो। ठीक है, मीन 2-3 जने आप हो ग्रुप प्रोजेक्ट में, और आपने क्या किया कि आप एक एक क्लास में जाते हो। ठीक है, नर्सरी से स्टार्ट किया अपन, नर्सरी, KG1, ठीक है, जूनियर KG, सीनियर KG, ठीक है, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 12th तक, और जो भी फिर बड़ी सीनियर क्लासेस में तो सेक्शंस भी आ जाते हैं, मतलब क्लासेस में सेक्शंस आ जाते हैं A, B, C। ठीक है, तो आपने क्या किया, इंडिविजुअल आप हर क्लास में गए और आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी। एक तो सबसे पहला आपने नेम लिखा। ठीक है, और नेम लिखा सबका, मतलब ये मान लो कि आपके टीचर ने ऐसा बोला कि जितने भी सेक्शन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी आपको हाइट मेजरमेंट करनी है, और वो भी सेंटीमीटर के अंदर। किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर आपको हाइट मेजर करनी है। तो आप हर एक क्लास में जा रहे हो, मीन्स आप क्या काम कर रहे हो, आप क्या करोगे, हर एक क्लास में जाओगे, इंडिविजुअल से उसका नाम पूछोगे और उसकी हाइट यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, और वो भी किसके अंदर, इन सेंटीमीटर। तो आपने जूनियर KG से स्टार्ट किया। ठीक है, तो अलग अलग सबका एक एक करके कि भाई हाँ, किसी का जैसे जूनियर क्लास से बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, चलो अपन एक काम करते हैं, जूनियर से नहीं अपन सीनियर से स्टार्ट करते हैं, 12th क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो 12th क्लास से स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हो सकता है किसी की 467 सेंटीमीटर हो, किसी की 500 सेंटीमीटर हो। ठीक है, 500 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा हो गया, जैसे एग्जाम्पल के बोल रहा हूँ, 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर का बंदा मीन बहुत ही ज्यादा ऊंचा हो गया हो। ठीक है, इतना नहीं, कितने फीट का, मतलब फीट में गए तो 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे ये बताओ, मीटर में और 500 सेंटीमीटर 500 सेंटीमीटर होंगे ना, तो 5 मीटर, 1 मीटर अपन अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर अपन इतना, चेतन सर, अप्रोक्सीमेटली अपन 1 मीटर इतना एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ से लेकर जैसे मेरे हाथ हो गए यहाँ तक, ये शोल्डर हो गया, यहाँ तक 1 मीटर अपन एज्यूम करके। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है सर? संदीप सर बोल रहा हूँ। हाँ सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट कहाँ गए सब? स्टूडेंट? यस सर, स्टूडेंट नहीं, ये सब सुन रहे हैं। नहीं आना है ना, कंफर्म है ना? हाँ सर,
हाँ बेटा, आप लोग सबको पूछ रहा हूँ। हीर Yes, sir. कंफर्म है? माही, Yes, sir. क्या सर, क्या कंफर्म है? आपको ऑनलाइन में ही पढ़ना है ना, ऑफलाइन में नहीं आना है? संदीप सर का लेक्चर नहीं पढ़ना है ना आपको? धर्म संकट आ गया। बेटा अभी जितने भी 9th CBSE में अभी लेक्चर्स में आए हैं वो सबके सब कंफर्म ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। तो बेटा मैं उस तरह से फिर शेड्यूल सेट करूं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कभी भी ऑफलाइन में नहीं आओगे पूरे साल? Sir, at least 3 months तो नहीं आएंगे। 1 मंथ तो नहीं आओगे ना? सर मैं तो 1 मंथ। सबका डिफरेंट है सर, कोई 3 मंथ बोल रहा है, कोई 1 मंथ बोल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं मेरा शेड्यूल सेट करता हूँ, ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. चलो ठीक है, ओके डन। ओके चेतन सर, हाँ सर बोलिए। आज चेतन सर आप क्या कंटिन्यू किया आपने? मैंने आज तो आपने बोला था 14 चैप्टर स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लगा था कि लास्ट क्लास में एक छोटा सा पोर्शन जो अपनी लास्ट एक्सरसाइज से 4.4 वो रह गई है, मुझे लगा आपने कंप्लीट करा दी होगी वो, कि फिर बच्चों ने अभी बताया कि आपकी क्लास नहीं आई है जब मैंने क्लास ली थी उसके बाद में, तो वो वाला पोर्शन थोड़ा उनका रह गया। सब बच्चों का बाकी है? 4.4 हाँ सर, सब बच्चों का बाकी है। 4.4 हाँ 4.4 में, जिसमें x इक्वल टू ए वाला जो इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना था ना अपन, और वो प्रॉब्लम 1 वेरिएबल, हाँ वो करवा दिए थे सर। 1 2 3 and 5 क्वेश्चन बाकी है। हाँ हाँ 1 मतलब आपने जो मेरे को क्वेश्चन नंबर बोला था उस दिन 4 6 7 8 बोला था सर, वो मैंने करवा दिए थे बच्चों को। इसके अलावा चैप्टर 4 में क्या बाकी है स्टूडेंट, मुझे बताओ ना। Sir, 4.4 और 4.4 और एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट सम है ना 8th वाला। 4.3 का हाँ। और 4.4 में 1 2 3 and 5। 4.4 में सर 2 ही क्वेश्चन है जो अपना है सर। सर चैप्टर 14 को हाँ। स्टॉप करो और चैप्टर 4 कंप्लीट कर दो सर। चलो ठीक है सर, मैं ऐसा कर देता हूँ। ठीक है तो मैं 14 में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर, ओके ओके सर। ठीक है ना, तो आपका चैप्टर 4 पूरा हो गया। ओके ओके चलो ठीक। ठीक है यस स्टूडेंट, देखो अपन वापिस से आ जाओ अपना जो पोर्शन बाकी रह गया था, तुम लोग पहले ही बोल देते तो ये अपन यही काम कर लेते। चलो आ जाओ 4.4 पे 4.3 पे आ जाओ जल्दी से। आज अपन खत्म कर लेते हैं, बहुत ही छोटा पोर्शन है, हो जाएगा आराम से। हाफ एन आवर अपने पास बाकी है अभी, तो खत्म हो जाएगा वो। सर 4.3 में क्वेश्चन 8 का 5 बताओ ना। हाँ कर रहा हूँ देखो 5 वाले में ही प्रॉब्लम आई होगी, आई नो दैट। अभी बाकी बच्चे ने किया कि नहीं किया, मैंने बोला था उस दिन थोड़ा अपना टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैंने 4.4 का इक्वेशंस बना के तुमको दे दिया था। क्या इक्वेशन बनाया था 4.4 का अपने 4.3 का 8 क्वेश्चन जो था। 41 और 10 यस, तो अपन ने क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 4.3 ठीक है, तो क्वेश्चन 8 में अपन ने इसका इक्वेशन बना दिया था 9/5 सेल्सियस प्लस 32 ठीक है। तो अपन ने y को क्या ले लिया था, फ़ारेनहाइट को ले लिया था y 9/5 c मीन्स x प्लस 32, और इवन अपन ने इसका टेबल भी बना दिया था ठीक है। क्या टेबल बनाया था अपन ने, इसका x और y की वैल्यू निकाल ली थी। मैं वापस सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्या लिया था, x का वैल्यू सबसे पहले अपन ने 0 लिया था, 0 लिया था, 0.32 लिया था, फिर उसके बाद में 541 और उसके बाद अपन ने -5 लिया था। अच्छा 10 लिया था, 10 और ये क्या हो गया था 50 ठीक है। तो मैंने इसमें बोला था कि आपको कौन सी स्केल लेनी है, 4 की स्केल लेके कर सकते हो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ठीक है। तो ये आपका फुल में आगे क्या था, इस तरीके का क्वेश्चन ये था, y से ले लिया। जिस बच्चे का ग्राफ नहीं बना है वो देख लो कि ग्राफ कैसे बनाना है ठीक है। तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूँ, इक्वेशन अपन को सॉल्व कर चुके हैं ठीक है। मैं बस ये टेबल वापस यहाँ बना देता हूँ ऊपर की साइड में,
और वैल्यूज लिख देता हूँ 0, 32, 5, 41 एंड 10, 50। ठीक है, और सारी वैल्यू पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही है, तो अपन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाना है, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहा हूं। ठीक है, y एक्सिस पे अपन को क्या लेना है, y एक्सिस पे आपका ले लिया फ़ारेनहाइट टेम्परेचर और x एक्सिस पर ले लिया अपन ने सेल्सियस टेम्परेचर। ये आपका फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इधर इंक्रीज हो रहा है और इधर आपका इंक्रीज होगा सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो अभी देखो y एक्सिस पे वैल्यूज भी कुछ इस तरीके से, सर कैसे ले वैल्यू, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 32, 41, 50 है, तो मैं काम करूं, मैंने तुमको दो ऑप्शन दिए थे, या तो तुम 2 का गैप लेके चलो, स्केल लेके चलो, या 4 की स्केल लेके चलो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 4 की स्केल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 एंड दिस वन इज लास्ट। यहाँ पर थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देते हैं अपन, ये हो जाएगा तुम्हारा 52। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल सा देखो 0, 5, 10 है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे सिर्फ 1 की स्केल लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो अभी मुझे बताओ, सबसे पहले 0,32 कहाँ आ जाएगा, 0,32 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, दिस वन इज 0,32। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, 5,41। अभी मुझे बताओ 44 एंड 40, तो सर इसको कैसे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे होते हैं 10 डिवीजन, ग्राफ पेपर देखा होगा तो यहाँ पे होते हैं एग्जैक्टली 10 डिवीजन। उन 10 डिवीजन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे भाई, इसके अंदर देखो 44 से 40 तक कितने पोर्शन आ गए, 41, 42, 43 एंड दिस वन इज 44। तो दैट मीन्स कि आपका 41 जो होगा वो कहाँ होगा, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको अपन को एग्जैक्टली किसके सामने लेके जाना है, 5 के सामने। तो ये आ गया आपका 41 यहाँ से, और ये आ गया आपका 5। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ये आपका आ गया 541। किसी को कंफ्यूजन इस चीज में? नो सर। ये अपन बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ग्राफ पे मार्क करना कि भाई अपने पास में 4 होते कितने, यहाँ पे टोटल डिवीजन ग्राफ के अंदर 10 डिवीजन होते हैं। ग्राफ के अंदर आपके पास 10 डिवीजन है, उन 10 डिवीजन को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। तो 40 और 40 कितना, 4 का गैप है, तो इसके मतलब इसके बीच में कितनी वैल्यूज होगी, और 41, 42, 43 एंड दिस वन इज 44। तो दैट मींस दिस वन इज 41। तो ये ले लिया अपन ने 41 और यहाँ से आ गया 5 और लास्ट क्या बचा हुआ है, 50 बचा हुआ है। तो 50 देखो यहाँ पर देखो 49, 50, 51 एंड 52। कहाँ है आपका 50, ये रहा 50 आपका बिल्कुल बीच में सेंटर में एग्जैक्टली 52 और 48 के। तो यहां से आ गया ये तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा 10, 50। ठीक है, तो अब अपनी ग्राफ की लाइन कैसी बनेगी, जिसने ग्राफ बनाया होगा उसको पता है कि इस तरीके की लाइन बनेगी। समझ में आई बात? किसका ग्राफ एग्जैक्टली ऐसा बना, बताओ? बना है इस तरह का ग्राफ बना, जिसने भी ग्राफ बनाया होगा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ हो गया। जिसको ग्राफ नहीं बनाया है फटाफट से इसको देख के बना लो। बस ये चीज थोड़ी ध्यान रखना, इस वाले में मार्क अच्छे सही से करना। ऐसा नहीं है कि तुम लोग 4 का ही गैप लेके चल सकते हो, तुम्हारे पास ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होता है,
ग्राफ पेपर बहुत बड़ा होता है, अपन को सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है। तो तुमको अगर थोड़ा इजीली समझ में आता हो तो यहाँ पर तुम 2-2 का गैप लेके भी चल सकते हो, बस थोड़े क्या डिवीजन ज्यादा बन जाएंगे अगर 2-2 का गैप लेके चलोगे। इससे दैट्स व्हाई मैंने 4-4 का गैप लिया। समझ में आ गई बात? फटाफट जिसने ग्राफ नहीं बनाया वो ग्राफ बना दो फटाफट से, जल्दी। यस, फिर उसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर आपके पास में, चलो पहले ग्राफ बना दो फिर मेरे को इक्वेशन वापस लिखनी पड़ेगी। सर हाँ बोलो। सर 10, 20, 30 ऐसा ले सकते हैं? कहाँ पे? यहाँ पर? यस सर। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 10, 30, 20 भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको उसमें 32 एग्जैक्टली मिल जाएगा, 41 एग्जैक्टली मिल जाएगा, एंड दिस वन इज 50 भी एग्जैक्टली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आप 10, 20 का ले, जैसे जिसने ये बोला है, जैसे 10, 20 का लोगे तो मैं जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो ऑलरेडी इक्वल कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं। तो ये होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड दिस वन इज 20। तो एग्जैक्टली आपको नंबर मिल सकता है, ठीक है। तो 10 और 20 का भी आप क्या कर सकते हो, गैप ले सकते हो, पर ग्राफ की लाइन जो होगी कुछ इसी तरीके की बनेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, तुमको जिस तरीके से सुटेबल लगता है उस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हो, डोंट वरी। बस आपका लाइन ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली सही बनना है। आप जो एग्जैक्टली पॉइंट निकाल रहे हो आपका सॉल्यूशन सही निकलना चाहिए, और उस सॉल्यूशन को सही तरीके से आपको इसमें मार्क करना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन सही होगा। बना दिया? ग्राफ बना दिया? यस बिगाड़ दो इसको, बिगाड़ दो इसको। यस सर। चलो, अगर ग्राफ बना दिया है तो अब अपन आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट, ग्राफ अपन ने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो देखो अब नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट ऐसा बोला है, पहले इक्वेशन लिख देते हैं, y = 9/5 सेल्सियस। सेल्सियस मीन्स एक्स एक्सिस पे लिया था अपन ने, दैट्स द एक्स लिख रहा हूं, तो 32। तो अभी इसमें ऐसा बोला हुआ है सेकंड क्वेश्चन में कि अगर सेल्सियस स्केल आपको अगर 30 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, ऐसा पूछा है सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ देखो y एक्सिस इक्वल टू, y मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूँ, इसको अपन ने बुक में देखने जाता, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस है, तो इसका मतलब x आपको गिवन है, ये आपको x गिवन है, आपको y फाइंड आउट करना है। तो चलो एग्जैक्टली वैल्यू डाल देते हैं, तो y की जगह अपन y लिख देते हैं 9/5 इंटू सेल्सियस की जगह लिख दिया 30, ये आगे अपना 30 x दे रखा है आपको, प्लस 32, ठीक है। तो कैसे होगा, 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 9 × 6 = 54, 54 प्लस 32, तो दैट मीन्स y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 86, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल टू अपन लिख सकते हैं 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि अगर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, वही इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बात? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से लिख दो, जिसने नहीं किया फटाफट लिखते जाओ साथ साथ में, समझते भी जाओ लिखते भी जाओ। ओके, सबने लिख दिया? सिर्फ एक ही आवाज है, डन? यस सर। यस सर। हाँ चलो अभी आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये पूरा बिगाड़ने की जरूरत नहीं थी। और कुछ नहीं है। हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपके पास में y गिवन है, मीन्स आपको 95 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर दे रखा है, तो x एक्सिस मीन्स सेल्सियस में कितना होगा ये पता लगाना है आपको, ठीक है। तो वापस से इसी इक्वेशन को देखते जाओ, जो वैल्यू जहां दे रखी है वो पुट करते जाओ, और जो नहीं दे रखी है उसको अपन को फाइंड आउट करना है। तो y की जगह अपन लिख देंगे 95, ठीक है, इक्वल्स टू 9/5 x + 32 मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट x, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है x, फाइंड आउट करना है। अभी देखो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि सबसे पहले मैं 32 को इधर मूव कर रहा हूँ,
कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, पहले 5 का एलसीएम लिया होगा, फिर उसके बाद में 5 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा। थोड़ा सा इसमें देखो बच्चों, ऐसा होता है कि आप सॉल्यूशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो, या अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा। कैसा टाइम लगेगा, पहले 5 का एलसीएम लोगे 32 और मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो एक काम मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ जब, कि अगर मैं 32 को पूरा ये 30 प्लस का 32 उसको उठा के इक्वल टू के उधर ले आऊं, तो ये क्या हो जाएगा 95 माइनस 32 हो जाएगा। -32। ठीक है, तो ये हो गया 9/5 x हो गया। तो 95 माइनस 32 कितना होता है, कितना होगा 63। 63 इक्वल्स टू 9/5 x। अभी भी मैं 5 को 63 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से, इधर नजर आ रहा है ना, चलो देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, x को यहीं पे रहने दूंगा क्योंकि अपन को x की तो वैल्यू निकालनी है, तो x को मैं यहीं रहने दे रहा हूँ 63। 5 को 63 से मल्टीप्लाई कर देना है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 63 इंटू 5 अपॉन 9 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो क्या अपन 9 से थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते, तो 3 से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 21, 7 जा 7 और हो गया ये 3 1 जा 3। ठीक है, तो 7 5 तो कितना हो गया 35। 9 5 जा 35 इक्वल्स टू x। तो इसका मतलब कितना टेम्परेचर हुआ 35 डिग्री। अगर 35। आपको फ़ारेनहाइट में अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हुआ तो वो सेल्सियस में कितना होगा 35। ठीक है, फटाफट से लिख दो जिसने नहीं लिखा है। Completed. Completed? Okay. Now, fourth question. फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या करना है। अभी फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें दो ही क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि अगर आपको डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। जीरो। ठीक है, तो ये तो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, कहाँ निकाला था, ये रहा, तो जिसको नहीं वापस कर लेते कोई बात नहीं। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, y। तो 9/5 ये क्या है अपना x मीन्स इंटू 0 प्लस 32। ठीक है, तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई किया तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ गई बात। तो ये तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट ये दे रखा है कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा हो, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है तो वो डिग्री सेल्सियस के अंदर कितना होगा, ऐसा बोला हुआ है। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, पहले आपने x की जगह पे 0 रखा था, अभी नेक्स्ट टाइम में अपन y की जगह पे यहाँ पर 0 रख, यहाँ पर 0 रखने से क्या होगा देखो, यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इधर कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं y की जगह पे 0 रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया 0 इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32 मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे, वही जैसे अपन लास्ट क्वेश्चन में किया था, पहले 32 को इधर लेकर आओ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 x। तो 0 माइनस 32 तो माइनस 32 ही होने वाला है। 9/5 x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -32 इंटू 5 9 इक्वल्स टू x। क्या आएगा आंसर बताओ जल्दी से। -17.8 डिग्री सेल्सियस। माइनस 17.8। 0.8। हाँ चलो ठीक है, -17.8 डिग्री सेल्सियस x। भाई कैसे आया, 32 को 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कुछ भी कटेगा नहीं, इसमें कुछ भी कट नहीं हो रहा है, कोई सेम टेबल में नहीं है। 32 को 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय 9 कर दो और आगे माइनस लगा हुआ।
तो दैट्स वाई आंसर क्या आएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कितना होता है ये -17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसने नहीं किया फटाफट लिख दो इसको। सर डन। डन। ओके, तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो इसका। इसका फाइनल क्वेश्चन अपन को ये बोल रहा है कि अगर क्या कोई ऐसी वैल्यूज है, क्या ऐसी वैल्यूज है जिसपे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो? क्या ऐसी कोई वैल्यू है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की कोई ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वल हो? ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पर अपन ने जैसे कुछ भी, यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पुट करा, y की जगह मैंने मान लो कि y की जगह पे मैंने 40 डिग्री पुट करा, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू भी 40 आई। मीन्स दोनों टेम्परेचर सेम आने चाहिए। ये तुम्हारा y, मैंने पहले y पुट किया 40 डिग्री, ठीक है, तो x भी जब मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, इक्वेशन में y का वैल्यू डाल के पूरा सॉल्व कर लिया, तो लास्ट में मुझे पता चलता है x की वैल्यू भी 40 डिग्री आ रही। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है? कैसे निकालेंगे? तो ये तो 40 डिग्री मत मानना, 40 डिग्री जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, समझा रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम हो। तो ये इसी तरीके से निकालेंगे कि अगर ऐसी कोई वैल्यू है तो y की जगह अपन ने 40 डिग्री रखा, तो पता चला सॉल्व करके x की वैल्यू भी 40 डिग्री आई। तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है, सही में ऐसा कोई टेम्परेचर है? कैसे निकालेंगे? देखो इधर कैसे निकालेंगे। मीन्स आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये चाहिए कि कुल मिला के आपका x और y दोनों कैसा है? इक्वल। यही वैल्यू चाहिए ना आपको? यही वैल्यू चाहिए ना Yes, कि sir. x और y दोनों इक्वल हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैंने जो ये इक्वेशन लिखी हुई है y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, ठीक है, मुझे चाहिए क्या कि x और y दोनों सेम चाहिए, x और y की दोनों की सेम एक पर्टिकुलर कोई एक सेम वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए मैंने क्या मान लिया, पहले ही मैंने एज्यूम कर लिया कि चलो अपन मान लेते हैं x और y दोनों इक्वल है। क्या एज्यूम किया अपन ने? x और y इक्वल है। जब x और y इक्वल है तो मैं क्या इक्वेशन को इस तरीके से चेंज कर सकता हूँ कि मैंने y की जगह भी x लिख दूं और 9/5 x प्लस 32, ऐसा कर सकता हूं मैं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही एज्यूम कर लिया कि हाँ एक वैल्यू ऐसी है, एक वैल्यू ऐसी है जहां पर x और y दोनों इक्वल है। तो दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करके क्या कर दिया कि मैंने y की जगह भी x लिख दिया। अब अपन को क्या करना है? अब पूरी इक्वेशन किसके अंदर हो गई? सिंगल वेरिएबल के अंदर हो गई। तो सिंगल वेरिएबल इक्वेशन तो अपन जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो? तो जरा फटाफट से, सिर्फ तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, x की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से। So 1 minute. हाँ हाँ करो। जल्दी करो, मुझे फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कराना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो। 4th एक्सरसाइज में जो है बहुत ही छोटी सी चीज है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। अपन 6-7 क्लास के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीजर्स लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी सिर्फ कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ना है आपको। तो बहुत ही छोटी चीज है, जल्दी करो फटाफट, मुझे फटाफट एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर -40 मैं सोल्व करूँ उससे? -40 डिग्री -40 डिग्री सही है। जिसका आंसर -40 डिग्री है बिल्कुल सही है। अभी तुम देखो, तुम चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? ये वाली इक्वेशन ना, ये वाली, ये नहीं,
सॉरी ये नहीं, ये वाली जो इक्वेशन है ना, उसके अंदर x की वैल्यू -40 डाल के देखो। जब -40 डाल के देखोगे तब y की वैल्यू भी -40 आएगी। चेक करके बताओ मुझे, क्या x में जब तुमने x की वैल्यू -40 निकाली इसको इक्वेशन से, अब वही x यहाँ पे पुट करके देखो इस वाली इक्वेशन, तो तुमको देखो क्या मिलेगा, y भी -40 मिलेगा, पक्की बात है। करके देखो सॉल्व। तो जिसने सॉल्व नहीं किया वो इधर देखो कि आप क्या कर सकते हो इसमें। अभी यहाँ पर अपने पास में ये भी x और यहाँ पर ये भी वैल्यू x, तो ये वाली वैल्यू को अपन इधर लाएंगे, तो x -9/5 x = 32। ठीक है, अब ये वैल्यू भी x में है, ये वैल्यू भी x में, तो इसको x और x को सॉल्व करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन आ गया है तो पक्की बात है अपन को एलसीएम लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है तो अपन एज्यूम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा अपना 5। ठीक है, तो ये 1 5 5 एंड 5 into x दैट इज 5x। 5x minus 9x 5x minus 9x। ठीक है, 5 divided by 5 1 होता है, and 1 into numerator that is 9, and that equals to 32 सॉरी। ठीक है, फिर अभी यहाँ क्या आएगा, यहाँ 5x minus 9x, बड़े में से छोटे में से बड़ा माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस की वैल्यू -4x अपॉन 5 equals to 32। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया अपन ने, तो x को सिर्फ इधर रहने दो, ये चला जाएगा 32 into 5 अपॉन -4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी माइनस लगता नहीं है, तो इसलिए अपन ने 8 into 5 दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने चेक करने के लिए बोला तुमको, जब तुम्हारा x -40 डिग्री सेल्सियस आया, तो जब तुमने इस इक्वेशन में x -40 डिग्री पुट किया, तो क्या तुम्हारे पास y -40 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से सॉल्व करो। बाकी है ना, नहीं निकालना है y, आ रहा है। मतलब मैंने आ रहा है ना, जिसने मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, सिर्फ यही तक निकालना है, x = -40। वो तो मैंने सिर्फ चेक करने के लिए बोला था। अभी चेक कैसे करना था कि अगर तुम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन के अंदर x, यहाँ पर तुम जब -40 पुट करते हो, तो तुम जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू भी -40 आएगी। कुछ बच्चों ने चेक किया है, उनका वैल्यू -40 डिग्री आया है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ जो लास्ट क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा था कि क्या कोई ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर x और y दोनों सेम है, तो कौन सी वैल्यू है वो, 40। -40। यस ठीक है, ओके। हाँ, कंफ्यूजन था, फिफ्थ क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। जिसने पूछा था, किसने पूछा था फिफ्थ क्वेश्चन? Yes. हाँ, चलो ठीक है, अभी हो गया ये हो गया, तो अपन लास्ट एक्सरसाइज Yes, sir. खत्म कर देते हैं आज। ठीक है, देखो आपको कोई लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है। देखो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, कुछ है नहीं, बस आपको नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन मीन जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके अंदर आपको किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको दे रखा है एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक सिंपल सा एग्जाम्पल में लेके चलता हूं कि आपको ऐसा दे रखा है कि x = 3, और इसको आपको रिप्रेजेंट, क्वेश्चन कैसा आएगा कि रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ x = 3, और बोला जाएगा n। Sir, textbook में y = 3 है। हाँ कोई बात नहीं ना, अपन क्वेश्चन कैसा भी बना सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है मेरा। ठीक है, 4.4 का एग्जाम्पल, बाकी क्वेश्चन आप कुछ कर सकते हो इसके बाद, ये कराऊंगा तुमसे, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो सॉरी, यस, x = 3 इन वन वेरिएबल या फिर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, या तो ये बोलेंगे इन वन वेरिएबल, या ऐसा बोलेंगे रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। ठीक है, या फिर ऐसा बोलेंगे इन 2 वेरिएबल, या फिर बोलेंगे ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है,
अब सिर्फ x इक्वल्स टू 3 को आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। एक आपको वन वेरिएबल या नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है और एक आपको इन टू वेरिएबल ऑन द कार्टेशियन प्लेन रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी है। फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई x इक्वल्स टू 3 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया, ये आपने बना दी x एक्सिस। क्या बना दी भाई, आपकी x एक्सिस ऐसी होती है ना, ठीक है, और ये x लेंथ, ठीक है। यहां पर आपने ले लिया 0, -1, -2, -3, -4 एंड दिस वन इज 1, 2, 3, 4। तो x इक्वल टू कहाँ है, 3, ये रहा। तो दिस वन इज x इक्वल टू 3। तो इस रिप्रेजेंटेशन को अपन कहते हैं इन वन वेरिएबल और ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ये तो पहले सुना है ना, 8th क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में सुना हुआ है। और नंबर लाइन आपने सुना है। तो इसको अपन किस तरीके से बोल सकते हैं, इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। इन वन वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन अपन इसको बोल सकते हैं। अभी इसी तरीके से अगर आपको इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन या फिर ऑन द कार्टेशियन प्लेन आपको शो करना है, तो कैसे शो करो, तो आपको बनाना पड़ेगा कार्टेशियन प्लेन। क्या बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना है। कार्टेशियन प्लेन कैसे बनाओगे, एक्स एक्सिस तो बना दी, मैं वाई एक्सिस भी बना दूं। भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd चैप्टर पढ़ा था ना, या नहीं पढ़ा? यस सर, यस सर। पढ़ा है ना। तो ये बन गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये बन गया आपका, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बना रहा हूं। हर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। तो इस पर भी वैल्यूज लिख दो। तो ये आ गया 1, 2, 2, 3, 4। दिस वन इज -1, -2, -3, -4। समझ में आई बात? अभी क्या करना है सर, आपने बना तो दिया, अब करना क्या है। अब उसमें क्या किया था, वन वेरिएबल के अंदर तो अपन ने सिर्फ पॉइंट को नोट कर दिया, x इक्वल टू 3 शो कर दिया। कार्टेशियन प्लेन में आपको जो भी पॉइंट दे रखा है, x एक्सिस और y एक्सिस, व्हाटएवर, x एक्सिस और y एक्सिस पे जो भी दे रखा है, तो इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करोगे, तो इस पॉइंट पर आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। क्या बना देनी है, ऐसे नहीं है, तो ये तो नंबर लाइन बनाई मैंने, स्ट्रेट लाइन बना देनी है। किस तरीके की स्ट्रेट लाइन, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये जो तुम्हारा, यस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, वापस समझो। अगर वन वेरिएबल है, वो तुम लोगों को आता है, नंबर लाइन बनाई और सीधा सा रिप्रेजेंट कर दिया पॉइंट। इन टू वेरिएबल और द कार्टेशियन प्लेन पूछा हो तो क्या करेंगे, पहले पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे और जिस भी लाइन पर जो भी वैल्यू दे रखी, जैसे x इक्वल टू 3 दे रखा हो, तो x इक्वल टू 3 पर आप क्या करोगे, एक लाइन बना दो, एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री की एंगल की लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, ठीक है सर। लेकिन ऐसा y एक्सिस पे दिया हो तो वो भी करके देख लेते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। ये समझ में आ गया। कार्टेशियन प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करना है वो पता चल गया कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जो भी पॉइंट बोला है उस पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अगर x इक्वल्स टू दे रखा हो, x इक्वल्स टू व्हाटएवर द वैल्यू इज गिवन, आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू दे रखी है तो पैरेलल टू y एक्सिस लाइन बनेगी। क्या बनेगी, पैरेलल टू y एक्सिस लाइन ड्रॉ बनेगी, ठीक है। इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो कि x इक्वल्स टू a, ठीक है, या प्लस माइनस a लिख देता हूं। क्यों, जरूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो मैं -3 लिखता तो वैल्यू किधर बनती, बताओ, लाइन किधर बनती, लेफ्ट साइड पे, x एक्सिस की लेफ्ट साइड, यहाँ पे बनती ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये एक शॉर्ट पॉइंट तुम बना दो कि x इक्वल्स टू +-a, तो लाइन जो ड्रॉ होगी, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ये इससे पता चल जाएगा, यस सर। लाइन ड्रॉन पैरेलल टू y एक्सिस।
कब? जब x इक्वल टू प्लस माइनस ए दे रखा हो। ये समझ में आ गया? यस सर। फटाफट करो, बस टाइम हो गया है, बस एक क्वेश्चन और लास्ट अपन कर लेते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया सबने? सर y होगा तो x के पैरेलल बना। हाँ अभी, हाँ y के लिए भी लिख दो, y इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो लाइन ड्रॉन, नीचे नजर आ रहा है सबको? नहीं आ रहा होगा, इधर आके लिख रहा हूं, देखो सर आ रहा है। ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक y वाले का अपन क्वेश्चन कर लेते, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सिंपल सा x इक्वल टू है y इक्वल टू को दे दिया, थोड़ा इक्वेशन बड़ा भी दे सकते हैं। किस तरीके से एक क्वेश्चन अपन फटाफट कर लेते हैं, तुमको उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया? यस सर। चलो ये बिगाड़ देते हैं, अपन जल्दी से कर लेते हैं। जैसे तुमको अगर हाँ एक लास्ट 2 मिनट का क्वेश्चन करा के फिर बंद कर। एक देखो, एक एग्जांपल दे रखा है 2y प्लस x इक्वल्स टू x y माइनस 3, ठीक है। अगर इस टाइप से इक्वेशन दे रखा हो तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको भी सेम वही, एक बार नंबर लाइन पे शो करना है और एक बार कार्टेशियन प्लेन में शो करना है। मीन एक बार आपको 1 वेरिएबल में शो करना है और एक बार आपको 2 वेरिएबल में शो करना है। मैं बार बार बोलूंगा नहीं, 1 वेरिएबल मीन ऑन नंबर लाइन, 2 वेरिएबल मीन कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ देखो कि अगर इस तरीके का इक्वेशन, अभी उस पहले वाला जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें तो सिर्फ x इक्वल टू 3 लिख रखा है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो भी इक्वेशन दी होगी वो हमेशा 1 वेरिएबल के अंदर ही दी होगी, कभी भी 2 वेरिएबल के अंदर नहीं दी होगी। तो 1 वेरिएबल के अंदर दी होगी, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दो, तो y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -3, 1 इधर आएगा तो -1, ठीक है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 2y माइनस वाई, तो कितना आ गया y, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो देखो बन गया y इक्वल टू -4। अब 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंट करते हैं पहले इन 1 वेरिएबल, तो इन 1 वेरिएबल, तो दैट मीन्स अभी देखो y का जो लाइन बोला जाएगा ना उसको ऐसे मत बना देना, ये अपना x एक्सिस होता है सर वो ठीक है, सीधी लाइन y- बनाने की। हाँ, वर्टिकल लाइन बनाने की, ठीक है। x एक्सिस x बोला हो ना तो हॉरिजॉन्टल और y बोला हो तो वर्टिकल, तो दैट मीन्स इस तरीके से बनाएंगे। ये 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन 0, ये हो जाएगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -4, तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या हो गया, y इक्वल टू -4। समझ में आ गया? ये किसके अंदर, 1 वेरिएबल और नंबर लाइन, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। चलो कार्टेशियन प्लेन का बता दो। सर कार्टेशियन प्लेन में देखो, हाँ हाँ मैंने बिगाड़ दिया, भूल गया मैं, चलो कोई बात। सेकंड इन 2 वेरिएबल और कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला तो ऐसा, यही आपका y एक्सिस और कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं मैं पूरा इसको, ठीक है। तो दिस वन इज 0 1 2, हाँ सिर्फ नेगेटिव कर दो। हाँ, -3 -4 और -5 और इधर -1 -2, इधर 1 2, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जब y इक्वल्स टू वैल्यू दे रखी हो, y इक्वल्स टू -a बोला था, तो किसके पैरेलल आएगी लाइन, x के। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, तो मींस x एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो y इक्वल्स टू 4 ये रहा, y इक्वल्स टू -4 ये रहा, तो क्या बनेगा ग्राफ, ये बन गया। समझ में आई बात? तो ये हो गया तुम्हारा 4.4। समझ में आ गई बात? किसी को कोई कंफ्यूजन में फटाफट तो मेरी बात, उसी बात का टाइम हो गया, जल्दी से। नो सर, नो। x + 9 = 2 ऐसे करना है ना? हाँ बस ऐसे ही इसी तरीके से करना है, और तुमको जो एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चन दे रखे हैं वो दोनों इसी तरीके से करने हैं, हो जाएंगे? सर उसमें तो हो 9 जाएंगे।
यस हाँ सर 9 तो कोई बात नहीं, 9/2 कितना होगा, मीन्स 9/2 दैट मीन्स 4.5। 4.5 ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। यस सर। ठीक है चलो, अगर समझ में आ गया है तो क्लास यही खत्म करते हैं और आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। 4.4 के bye, दोनों sir. क्वेश्चन आपके हो जाने थे। ठीक है चलो, बाय 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 सर। बाय बाय बाय।